Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, डेटा फ्रेम्स। अगर मैं कहूं कि आपको क्या डेटा फ्रेम के ऑपरेशन के बारे में पता है, तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे नहीं। और अगर मैं कहूं कि नहीं, आपको सब कुछ पता है, खाली नाम का फ़र्क है, तो आप क्या बोलोगे? नो आंसर। चलिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डेटा फ्रेम क्या चीज़ होती है और इसमें से हम क्या क्या काम करते हैं। आप में से मुझे पूरी उम्मीद है कि हर एक स्टूडेंट ने आपकी स्प्रेडशीट में काम किया होगा। ये स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट कैसे, इसके एक टेबल होती है जहां पे आपका डेटा होता है। आप अभी भी कहोगे आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं कहूँगा, आप में से कितने लोगों ने MS एक्सेल में काम किया है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटा को हैंडल करते हैं। आपने कभी देखा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसी के पैरेलल हमारे बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे डेटा को हैंडल करते हैं। तो इन सभी सॉफ्टवेयर्स में हमारा डेटा कैसे अरेंज होता है? हमारा डेटा रोज़ में और कॉलम्स में अरेंज होता है। आप अगर ध्यान देंगे, सबसे ऊपर कॉलम्स के नाम लिखे होते हैं, A, B, C, D अप टू Z, उसके बाद A1, B1, C1 करके लिखे होते हैं। और उसी तरह से रोज़ के नाम लिखे होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू 10। और जो भी आप उसमें डेटा एंटर करते हैं वो आपका सेल के अंदर डेटा एंटर होता है। और हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि कॉलम A में रो नंबर 2 में जो भी हमारी एंट्री है उसका एड्रेस क्या होगा? A2। या हम आपसे सिंपल कहते हैं कि A2 के अंदर जो एंट्री है आप उसको डबल कर दीजिए, अर्थात कॉलम A में रो नंबर 2 में जो भी एंट्री है आप उसको दोगुना कर दीजिए। अब अगर आपको ये याद आ गया है कि आप एक्सेल या उसी के इक्विवेलेंट जो भी हमारे कुछ फ्री के सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, आप उसमें स्प्रेडशीट में कैसे काम करते हो। आप अपने डेटा को रोज़ और कॉलम में तो अरेंज करते हो। और यूजुअली क्या होता है कि जो हमारी एक रो होती है वो एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में जो कंप्लीट डेटा है उसके बारे में बताती है। जैसा कि अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि अगर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में कुछ डेटा इकट्ठा करना है। सपोज़ आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और उनके बारे में आपको उनकी हाइट, वेट और एज 3 चीज़ें निकालनी है। तो आप क्या करते हो? पहले कॉलम में लिख दोगे हाइट, दूसरे कॉलम में वेट और तीसरे कॉलम में कर दोगे एज। अब आप पहला स्टूडेंट लोगे और पहला स्टूडेंट लेकर के उसकी हाइट, वेट, एज आप रो नंबर 1 में लिख दोगे। फिर आप दूसरा स्टूडेंट लोगे, दूसरे स्टूडेंट की जो हाइट, वेट, एज है आप उसको दूसरी रो में लिख दोगे। और उसी तरीके से आप 50 अपने स्टूडेंट्स की हाइट, वेट, एज की आप एंट्री कर दोगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डेटा रोज़ और कॉलम में अरेंज हो गया, जहाँ पर रोज़ और कॉलम हमको एक डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। राइट, रोज़ के अपने नाम हैं, कॉलम के अपने नाम हैं और वो हमारे अपने अपने काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि मुझे पूरे क्लास में सारे स्टूडेंट की हाइट का डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा पहला कॉलम है जहाँ पे मैंने हाइट का डेटा दिया है, हम उस पूरे कॉलम को कॉपी कर लेंगे। और अगर हम कहें कि मुझे आपका वेट का डेटा चाहिए,
तो वेट के कॉलम में जो हमारा 50 स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है, हम उसको वहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसी तरीके से अगर हम कहें कि मुझको 5वें स्टूडेंट का हाइट, वेट, एज का डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, 5वीं रो में जो डेटा दिया हुआ है आप उसको कॉपी करके हमको पकड़ा दोगे। और अगर हम आपको कहें कि हमको 5वें, 8वें और 25वें स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो आप मुझको 5वीं रो, 8वीं रो और 25वीं रो में जो भी आपका डेटा एंटर किया हुआ है वो मुझे आप कॉपी करके दे दोगे। यही तो करते हैं हम लोग आपके स्प्रेडशीट के ऑपरेशन में। और ये हमारा पहला स्टेप होता है जहां से हम डेटा की एंट्री करते हैं। हम अपने डेटा की एंट्री ऐसे ही तो करते हैं स्प्रेडशीट में। ओके, अब जब हमारा डेटा एंटर हो जाता है तो आपको याद होगा आप स्प्रेडशीट में कौन कौन से ऑपरेशन करते हो, बहुत सारे करते हो। आपके पास एक सबसे बड़ी सुविधा होती है कि आप अपनी उस पूरी स्प्रेडशीट से किसी भी वेरिएबल के बारे में आप इंफॉर्मेशन बाहर निकाल सकते हो और आप उस इंफॉर्मेशन को आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो। राइट, अगर हम कहें कि मुझको हाइट का हिस्टोग्राम बनाना है, तो हम वहां से हाइट को कलेक्ट कर लेंगे और हम जहां पे हमारे ग्राफ का ऑप्शन होता है वहां पर हम हिस्टोग्राम को चूज कर लेंगे और वहां पे हम अपने वेरिएबल की जगह पर हाइट का नाम लिख देंगे। आप ऐसे ही तो हिस्टोग्राम बनाओगे हाइट का। और उसी तरह से अगर हम कहें कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट की एवरेज वेट क्या है, आप क्या करोगे, वेट वाले कॉलम से 50 स्टूडेंट का डेटा लोगे और उसका आप उसको मीन निकाल दोगे। उसके अलावा अगर हम आपसे कहें कि आपके क्लास में ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र 20 साल और 25 साल के बीच में है, तो आप क्या करते हो, आपका जो भी स्प्रेडशीट दी हुई है आप उसमें से अपने कुछ ऑपरेशंस करोगे और आप मुझको 20 से 25 साल की उम्र वाले सारे स्टूडेंट्स का हाइट, वेट, एज दे दोगे। यही तो करते हैं हम लोग। और इसी तरह के हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हमारे एक डेटा मैनेजमेंट में बहुत काम आते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत काम आते हैं। हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, भिन्न भिन्न तरीके की जो इंफॉर्मेशन है हम उससे निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन ये सारे ऑपरेशन तो आपने एक स्प्रेडशीट में करे हैं। मेरा सवाल आप सभी से ये है, क्या ये सारे के सारे ऑपरेशन हम आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं? और उत्तर है हाँ, कर सकते हैं। और यही मैं आपको यहां पे करके दिखाऊंगा। लेकिन उसको करने के लिए हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं डेटा फ्रेम। हम अपने डेटा को डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में लिखते हैं और फिर उसके ऊपर हम डिफरेंट तरीके की जो ऑपरेशंस हैं, मैनिपुलेशंस हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हम अगर डेटा फ्रेम की अगर हम बात करें तो डेटा फ्रेम हमारा जैसे आपकी स्प्रेडशीट होती है, ये उसी के पैरेलल है। आप स्प्रेडशीट को किसी सॉफ्टवेयर से ना अटैच करिए कि आप कहिए कि वो एक्सेल की फाइल है कि वो ओपन ऑफिस की फाइल है एसेट्रा। नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर है जो आपको उस तरह की स्प्रेडशीट को हैंडल करने के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आपकी स्प्रेडशीट तो खाली एक टेबल है जहां पर हमारे रोज और कॉलम्स हैं और उन रोज और कॉलम्स में आप डिफरेंट तरीके के ऑपरेशंस कर रहे हो। जैसे आपने बहुत सारे ऑफिसेस में या अपने स्कूल में भी देखा होगा, आपके पास अटेंडेंस रजिस्टर होता है। वो क्या होता है, उसके अंदर ऊपर कॉलम्स में लिखे होते हैं डेज 1, 2, 3, 4 अप टू 31 और रोज में आप क्या करते हो, स्टूडेंट्स के नाम लिखते हो और हर दिन आप उनकी हाजिरी लेते हो। जो एब्सेंट होता है उसके आगे लिख दोगे ए और जो प्रेजेंट होता है उसके आगे लिख दोगे पी। और यही आपका पूरे महीने में आप इसकी एंट्री करते रहते हो और महीने के अंत में आप देखोगे कि आपको एक स्प्रेडशीट मिल गई जिसमें कॉलम्स में आपको लिखे हुए हैं डेज,
पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, या पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, और रोज में क्या लिखे हुए हैं? स्टूडेंट्स के नाम जो उस कक्षा में इनरोल्ड है, जो उस कक्षा में पढ़ते हैं। तो ये भी तो हमारी स्प्रेडशीट है। तो इसका हमारा सही शब्द है स्प्रेड शीट। हम स्प्रेडशीट को आर में कैसे हैंडल करेंगे, अब ये मेरा सवाल है। और उत्तर ये है, स्प्रेडशीट को हैंडल करने के लिए हम डेटा फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस लेक्चर में और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको डेटा फ्रेम के बारे में अवगत कराऊंगा। ओके, हम धीमे धीमे करके आगे बढ़ेंगे। हम पहले अपने छोटे छोटे ऑपरेशंस लेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे मुख्य ऑपरेशंस होते हैं कोई भी स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर में, वो मैं आपको यहाँ पे आर में करके दिखाऊं। हाँ, सारे ऑपरेशन करना तो बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं आपको इतना तो ज़रूर कर दूंगा कि मैं आपको कॉन्फिडेंट कर दूंगा कि आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्प्रेडशीट में सॉर्टिंग करते हो, आप सॉर्टिंग कैसे करोगे? एक ये उदाहरण लेकर के मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको इस डेटा फ्रेम के चैप्टर को कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है। अगर आपको कोई भी स्प्रेडशीट में कोई एक कॉलम में डेटा दिया हुआ है, आपको उसकी सॉर्टिंग करनी है। जैसे हाइट का डेटा हुआ है, आपको उसको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला आपका स्टेप है उस स्प्रेडशीट से उस कॉलम को रीड करना। मुझको पूरी स्प्रेडशीट रीड नहीं करनी है, या मैंने अगर पूरी स्प्रेडशीट अगर रीड भी कर ली है तो मुझे खाली उस कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो पहला सवाल आता है कि हम अपने स्प्रेडशीट के किसी पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को कैसे रीड करें, और यही काम मुझे आपको बताना है कि आर में कैसे करेंगे। और जब आप उस डेटा को रीड कर लोगे, देन आपको पता है कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं। ये कमांड हम पहले कर चुके हैं, SORT, सॉर्ट। अब खाली आपको उस कॉलम के डेटा को एक डेटा वेक्टर में स्टोर करके सॉर्ट कमांड ही तो लगाना है। तो सॉर्ट कमांड हम पहले कर चुके हैं, तो मेरा काम खाली यहां पे इतना रह गया कि उस स्प्रेडशीट में हम किसी रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को कैसे पढ़ेंगे। और अगर मैं आपको ये बता दूंगा तो आपको बाकी आज तक के मैंने जितने भी कमांड्स किए हैं और आगे आने वाले कमांड्स, आप उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए मुझे और आपको मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, और यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, यही मेरी इच्छा है। और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपने अपने पैरों पर जल्दी से जल्दी खड़े हो जाएं। क्यों? क्योंकि हम अपना आधा कोर्स तो ख़त्म ही कर चुके हैं, अब आधा ही तो बचा है। चलिए आज के इस हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस कोर्स की फाइल्स कहां से मिलेंगी। राइट, मैंने अपने इस लेक्चर की जो फाइल्स हैं, इनको मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दिया है। और हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब है स्वयं प्रभा। और अगर आपको यहाँ भी दिक्कत होती है तो आप इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, और ये QR कोड आपको इस एड्रेस पर डायरेक्ट ले आएगा, जो हमारे होम पेज का एड्रेस है, जहाँ पे मैंने आपके कोर्स की फाइल्स को अपलोड किया हुआ है। अगर आपको इस QR कोड को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने सेल फोन में कोई भी फ्रीली अवेलेबल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वो आपको इस कोड को पढ़ने में सहायता करेगा। और अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है तो आप इंटरनेट के किसी भी सर्च इंजन में चले जाइए, आप मेरा नाम टाइप कर दीजिए, मेरे संस्थान का नाम साथ में टाइप कर दीजिए, और आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा। आप उस होम पेज में जाकर के स्वयं प्रभा के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस कोर्स की सारी फाइल्स मिल जाएंगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं डेटा फ्रेम क्या होते हैं और हमको क्यों आवश्यक है। देखिए, आपके पास भिन्न भिन्न तरीके का डेटा आता है। कुछ डेटा हमारा न्यूमेरिक होता है, कुछ हमारा कैरेक्टर होता है, और अलग अलग तरीके के हमारे उसके मोड्स होते हैं। लेकिन आपकी आवश्यकता ये होती है कि आप उस डेटा को एक ही स्प्रेडशीट में आप एक ही जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश करें। अब इस डेटा को अगर मुझको एक ही जगह पर इकट्ठा करना है तो कैसे इकट्ठा किया जाए, अर्थात
मुझे अपने डिफरेंट तरीके के डेटा सेट को अगर मुझे कंबाइन करना है तो मैं कैसे कंबाइन करूं? उस भिन्न भिन्न तरीके के डेटा को कंबाइन करने के लिए हमारे पास कई सारे कमांड होते हैं। इसमें से कुछ कमांड आप पढ़ चुके हैं। एक है सी कमांड है, एक होता है मैट्रिक्स जो आप कर चुके हो, वेक्टर भी आप कर चुके हो, एक आपका होता है सी बाइंड। इसको हम आगे करेंगे, आपको करके हम दिखाएंगे। तो ये हमारे सी बाइंड, वेक्टर, मैट्रिक्स एटसेट्रा हमारे डिफरेंट कमांड्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट तरीके के डेटा को क्लब करने की कोशिश करते हैं, कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं तरीके में से एक हमारा ऑप्शन होता है डेटा फ्रेम। और आपको मैंने पहले के लेक्चर में भी बताया था, हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन हैं जिनके बारे में हम इस कोर्स में डिस्कशन करेंगे। एक था लिस्ट और दूसरा है डेटा फ्रेम। लिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, अब हम आपको यहाँ पे डेटा फ्रेम के बारे में बताएंगे। अब इस डेटा फ्रेम में हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ खास बात होती हैं। इस डेटा फ्रेम में हम भिन्न भिन्न तरीके के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हर एक वेरिएबल में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अर्थात उस वेरिएबल में जो हमारा डेटा वेक्टर होगा उसकी लंबाई, उसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए, राइट। और हर एक रो में जो भी हमारे उस डेटा फ्रेम की जो रो होगी उसमें हमारे एक किसी यूनिट के कंप्लीट ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। जैसे कि अगर हम कहें, जैसा मैंने कहा कि अगर हम एक सिंपल सा एक स्प्रेडशीट बनाते हैं जहां पर हमने नंबर लिए हुए हैं बच्चों के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के, और यहाँ पर मैंने उनका लिखा हुआ है रोल नंबर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम रोल नंबर लिखेंगे 1 और इसके हमारे जो भी फिजिक्स के नंबर हैं 30, 40, 50 इंटर कर देंगे। फिर हम रोल नंबर करेंगे इंटर 2 और यहाँ पर हम सपोज 40, 50, 60 नंबर हम इंटर कर देंगे। अब हम यहाँ पर मान लीजिए थर्ड एंट्री करते हैं, हम यहाँ पे रोल नंबर लिखते हैं 3, लेकिन हम यहाँ पर 2 एंट्री तो करते हैं 70 और 80 दो कॉलम में, लेकिन यहाँ पे हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो क्या हो गया, अब आप यहाँ पर अगर ध्यान दें तो पहले कॉलम की लेंथ कितनी हो गई 3, दूसरे कॉलम की लेंथ कितनी हो गई केमिस्ट्री की 3, लेकिन मैथ्स के कॉलम की लेंथ कितनी हो गई 2, और साथ में जो अगर आप रोल नंबर के कॉलम को भी काउंट करते हैं तो ये हमारी लेंथ हो गई 3। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसमें से 4 में से 3 कॉलम की लेंथ बराबर है, लेकिन चौथे कॉलम की लेंथ अलग है। तो ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो हमारे डेटा फ्रेम में हैंडल नहीं हो सकता है। दूसरी बात क्या है, आप अगर रो वाइज आओगे ऐसे तो आप देखोगे कि जो आपकी रो नंबर 1 है उसमें भी वहाँ पे बराबर ऑब्जर्वेशंस हैं, और वो ऑब्जर्वेशन रोल नंबर 1 का जो स्टूडेंट है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसी तरीके से हमारे पास रोल नंबर 2 में जो हमारी सेम यूनिट है, अर्थात हमारा रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 2 के ही फिजिक्स के मार्क्स होंगे, रोल नंबर 2 के ही केमिस्ट्री के मार्क्स होंगे और रोल नंबर 2 के ही हमारे मैथ्स के मार्क्स होंगे, राइट। ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं जो हमारे डेटा फ्रेम में होती हैं, और इन कंडीशन के अंतर्गत ही हम इस डेटा फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और ये आप अगर देखोगे कुछ ही आपका मैट्रिक्स या सी बाइंड हम आगे करेंगे, मैट्रिक्स का जो फंक्शन होता है उसी तरह का फंक्शन है कि अगर हम कहते हैं कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स अगर हमारी 3×3 की है तो 3×3 की मैट्रिक्स में मुझको यहाँ पे 9 वैल्यूज़ देनी होती हैं, राइट। और अगर हम 9 से कम वैल्यू देंगे तो हमारी मैट्रिक्स तैयार नहीं होती है। लेकिन शायद आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, अब आप सोच सकते हैं कि जो हमने आपको बताया है वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो आप पहले भी करते थे। अब ये डेटा फ्रेम को इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है? डेटा फ्रेम को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इस डेटा फ्रेम से भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन को हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे अपने डेटा फ्रेम को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा डेटा फ्रेम इंटैक्ट रहेगा, वैसा ही रहेगा, और उसके ऊपर हम डिफरेंट तरीके के मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करके हम सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल सकते हैं। और डेटा फ्रेम का एक और भी फ़ायदा है कि इसके अंदर हम भिन्न भिन्न तरीके के जो वेरिएबल्स हैं, मतलब अर्थात जो हमारे वेरिएबल भिन्न भिन्न प्रकार के मोड्स के हैं,
उनको भी हम यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल है, एज वेल एज उसके साथ में कोई फैक्टर भी है, उसको भी हम साथ में डेटा फ्रेम के फ्रेमवर्क में हम उस कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स होता है ये कैटेगरिकल वेरिएबल जो हमारा होता है उसी को हम आर में एक फैक्टर कहते हैं। एक हम ये मैं आपको परिभाषा एक मोटी मोटी भाषा में बता सकता हूँ कि जो हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल होता है वही हमारा आर में हम उसको फैक्टर कहते हैं। कैटेगरिकल वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि मैंने किसी स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया, हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट थे, मेल और फीमेल। तो और हमारा वेरिएबल क्या था? जेंडर। तो जेंडर में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, मेल और फीमेल, और इसको हम यहाँ पर सपोज इंडिकेट करते हैं मेल को 1 से और फीमेल को 2 से, और अथवा अगर हम चाहें तो उसको हम 2 और 1 भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे 1 और 2 हैं ये हमारे मेल और फीमेल को इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर ये संख्या हमारी है 2 तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल मेल की ट्वाइस है, राइट। जैसा कि हमारे नंबर में होता है, अगर हम कोई नंबर लिखें 4 और 2 तो हम कहते हैं कि ये जो 4 है ये हमारे 2 का डबल है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, ये खाली एक इंडिकेटर वेरिएबल है, और इंडिकेटर वेरिएबल को भी हम आर में हैंडल करते हैं, और उसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। और इसी को हम एक मोटी मोटी भाषा में आप समझ सकते हो कि उसी को हम आर में फैक्टर्स कहते हैं। तो हमारे पास चाहे न्यूमेरिकल वेरिएबल हो, कैरेक्टर हो या फैक्टर्स हो, हम हर तरह के वेरिएबल्स को डेटा फ्रेम में कंबाइन कर सकते हैं, राइट। अब डेटा फ्रेम में अगर हम कंबाइन कर सकते हैं तो बाकी भी तो हमारे पास कंबाइन करने के लिए ऑप्शन होते हैं। तो डेटा फ्रेम और उनमें क्या अंतर है? जैसे उदाहरण के लिए अगर हम मैट्रिक्स और कंबाइंड अगर हम लेते हैं तो उसमें से हम भिन्न भिन्न तरीके के डेटा को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये डेटा फ्रेम में कर सकते हैं। और ये जो डेटा फ्रेम भी है ना, ये हमारा एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है जो कि आर में डिज़ाइन किया गया है डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए। जैसे आर में हम डिफरेंट तरीके के मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, उसी के तरीके से आर में डेटा को हैंडल करने के लिए ये एक ऑब्जेक्ट तैयार किया गया है। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि अपने डेटा को मैट्रिक्स फॉर्मेट में हैंडल करने के लिए एक मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट तैयार किया गया, और मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास अलग अलग नियम होते हैं। जैसे आपने देखा है कि मैट्रिक्स के अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास जो नियम होते हैं वो जो एक यूजुअल डेटा है उससे अलग होते हैं। तो ये मेरा मतलब होता है जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ये डेटा फ्रेम भी हमारा एक स्पेशल तरीके का ऑब्जेक्ट है, और इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास इसके अपने अपने नियम भी होते हैं, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो डेटा फ्रेम का जो फॉर्मेट होता है ये स्प्रेडशीट के फॉर्मेट जैसा ही होता है, जहाँ पर हमारे कॉलम्स से हैं वो वेरिएबल को इंडिकेट करते हैं, और जो हमारी रोज़ हैं उनके अंदर हमारे ऑब्जर्वेशंस लिखे जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण लेकर के भी दिखाया है। और डेटा फ्रेम के अंदर एक और ख़ास बात है, इसके अंदर हम जो हमारे कुछ और सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने अगर स्प्रेडशीट तैयार करी हुई है उसको भी हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी और ने किसी और सॉफ्टवेयर में काम करते हुए एक डेटा एंट्री करी है और एक स्प्रेडशीट बनाई है, तो आर के अंदर ये हमारा फ़ायदा है कि हम उसकी स्प्रेडशीट को यहाँ पर डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो हमारे पास जैसे एक स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर होता है, SPSS होता है, एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, इसके अंदर भी अगर मैंने कोई स्प्रेडशीट तैयार करी है या मैंने अपना डेटा एंटर किया है तो उसी डेटा को हम आर के अंदर भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। और जो भी हमारे डेटा फ्रेम में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे न्यूमेरिक हो सकते हैं, अर्थात नंबर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कैटेगरिकल भी हो सकते हैं, अर्थात कैरेक्टर हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारी यहाँ पर होती हैं। अब हम एक काम करते हैं, आपको इस डेटा फ्रेम को समझाने के लिए मैं कई एग्जाम्पल्स लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ, लेकिन उन उदाहरण को समझने के लिए मुझे एक डेटा फ्रेम चाहिए होगा और एक हमको उसके लिए डेटा एंटर करना पड़ेगा। तो उस डेटा को एंटर करने की जगह हमें काम करते हैं जो हमारा आर सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन डेटा है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं,
आपको याद भी होगा कि जब मैंने शुरुआत में आर के बारे में जब मैं आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे पैकेजेस हैं जो बिल्ट इन है और कुछ हमारे पैकेजेस आर में कंट्रीब्यूटेड होते हैं। तो उन्हीं पैकेजेस में से मैंने आपको एक पैकेज के बारे में बताया था जिसको बोलते हैं मास, MASS। और ये पैकेज हमारा आर के अंदर बिल्ट इन होता है, आपको उसको अलग से डाउनलोड नहीं करना है। और ये पैकेज कहाँ से आया? मैंने आपको बताया था कि जो आर का जो डेवलपमेंट हुआ, ये हमारी एक और लैंग्वेज होती थी, एक और सॉफ्टवेयर था S+, उसकी हमारी S लैंग्वेज होती थी। ये उसी के पैरेलल इसको आर को भी बनाया गया है, राइट। और उस S+ पैकेज को सीखने के लिए एक किताब लिखी गई थी जो प्रोफेसर वैन ब्ले एंड रिप्ले ने लिखी थी, और उस किताब का नाम था मॉडर्न अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स विद S+, राइट। तो ये आपकी स्प्रिंगर से छपी थी, आप उसको चाहें तो देख सकते भी हैं, राइट। और इसका सेकेंड एडिशन, इसका जो चौथा एडिशन है, ये 2002 में आया था। ये बहुत ही पॉपुलर किताब थी ये इस किताब का जो नाम है उसके उन्होंने पहले अक्षर ले लिए हैं, MAS और यहाँ पे S, और इसी से बन गया है आपका मास, MASS, मास। तो ये पैकेज हमारा बिल्ट इन होता है, और इस पैकेज के अंदर हमारा बहुत सारे डेटा सेट होते हैं। तो हम उन्हीं डेटा सेट में किसी एक डेटा सेट को चूज करेंगे और अपने डेटा फ्रेम के जो भिन्न भिन्न तरीके के जो हमारे कमांड्स होते हैं, हम उसको यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और डेटा फ्रेम में हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जब इस मास वाले पैकेज के अंदर आएंगे तो उसमें से एक डेटा सेट है, इसका नाम है पेंटर्स। ये पेंटर डेटा सेट में क्या है, इसमें उन्होंने जो हमारे बहुत फेमस पेंटर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। अब जब हम पेंटिंग की बात करते हैं, मुझे तो बहुत नहीं पता है पेंटिंग के बारे में, लेकिन जो उनका कंपोजिशन होता है, वो किस स्कूल के हैं, उनके अपने अपने स्कूल्स होते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं कि ये इस गुरु का को ये फॉलो करता है, ये इस गुरु को फॉलो करता है, उस तरीके के आपके स्कूल्स होते हैं। जैसे आपने भारत में म्यूज़िक्स के स्कूल सुने होंगे, और हम कहते हैं कि ये जयपुर घराने का है, और ये वाराणसी घराने का है, ये काशी घराने का है, और एसेट्रा। मुझे नहीं पता उसके बारे में बहुत, लेकिन ये इस डेटा सेट के बारे में, उनके स्कूल्स के बारे में है, ड्राइंग के बारे में है, और उसमें जो भी आर्ट और पेंटिंग से रिलेटेड जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उनके ऊपर इसमें डेटा कलेक्ट किया गया है। मुझको बहुत पेंटिंग के बारे में नहीं पता, लेकिन मेरा काम यहाँ पे सिर्फ इतना है कि मैं उन वेरिएबल्स को यहाँ पर रीड करने की कोशिश करूँगा, और उसके थ्रू हम आपको डेटा फ्रेम में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब ये जो डेटा फ्रेम है PAINTERS, पेंटर्स, ये आपको पहले अपने आर सॉफ्टवेयर में लोड करना है। लोड करने के लिए मैंने क्या बताया था, ये आपका जो आर का बेस पैकेज होता है, ये इसमें पहले से ही है, तो आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना है, आपको खाली इसको लोड करना है। लोड करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, लाइब्रेरी मास, LIBRARY, और पैरेंथेसिस में आप लिख दिए कैपिटल लेटर्स में MASS। तो अब ये लाइब्रेरी आपके उसमें आ जाएगी, और आप उसमें से जब आप ये देखोगे ना, पेंटर्स आप टाइप करोगे, तो आपको इन पेंटर्स का डेटा मिल जाएगा। और इस डेटा का मैंने आपको छोटा सा एक यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ, ये लंबा डेटा सेट है जो हमारी स्क्रीन में आ नहीं सकता था। इसमें से आपको यहाँ पे पहले कॉलम में जो भिन्न भिन्न तरीके के पेंटर्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं, लाइक एज डा ओडाइन, डा विंसी, डेल पियोम्बो, डेल स्टाटो और करके, ये हमारे फ्रेंच नाम है, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ के हमारे पेंटर्स हैं। और उसके बारे में, इन पेंटर्स के बारे में, उनके कंपोजिशन, उनके ड्राइंग, उनके कलर, उनके एक्सप्रेशन, उनके स्कूल के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। अब मैं इस डेटा सेट को आपके सामने रख करके बहुत सारे सवाल क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, और एक एक करके मैं उस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करूँगा। अब आप देखोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपके ये जो नाम लिखे ना, नेम्स, आप ये तो है, ये आपके इन कॉलम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपको किस रो में, किस कॉलम के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा। जैसे सेकेंड रो में अगर हम कहें डा विंसी का कंपोजिशन क्या है, उसकी वैल्यू है 15, राइट।
तो अब हम देखिए भिन्न भिन्न तरीके के ऑपरेशन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये इसका एक स्क्रीनशॉट है, ये आपको मैं एक बार आर में करके दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये काफ़ी लंबा सा डेटा सेट है। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू मास पैकेज को मैं लोड कर लेता हूँ, राइट। अब इसमें से आपका देखिए एक कोई डेटा सेट है पेंटर्स, मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखोगे कि आपको ये स्क्रीन आगे चली जाएगी, इसलिए मैं इसको आपको पहले से बता रहा हूँ। देखिए ये, तो ये देखिए ये आपका डेटा सेट है, राइट। आप देखिए इसमें भिन्न भिन्न तरीके के जो पेंटर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर इस तरह का डेटा दिया हुआ है। अब हम इसी डेटा को धीमे धीमे लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और इस वाले लेक्चर में और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम एक ही डेटा सेट का इस्तेमाल करेंगे। मैं अलग अलग यहाँ पे डेटा सेट नहीं ले रहा हूँ जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली एक ही डेटा सेट पर ये सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। आप कोई भी डेटा फ्रेम लेकर के आप उसमें इन्हीं ऑपरेशन को कर सकते हैं। अब सबसे पहली हमारी बात आती है कि अगर कोई हमारे पास डेटा सेट आता है तो हमको उसमें से भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन बाहर निकालनी होती है। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे उस डेटा फ्रेम में रो पर क्या क्या नाम दिए गए हैं या कॉलम पर क्या क्या नाम दिए गए हैं। अब ये रो और कॉलम्स के नाम निकालने से आपको क्या पता चल जाएगा, आपको उसके डेटा फ्रेम के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि कैसे मैंने भी आपको देखिए अभी दिखाया है। पहली रो में आपको भिन्न भिन्न तरीके के जो पेंटर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो अगर आपको ये मालूम करना है कि हमारे इस डेटा सेट में कौन कौन से पेंटर हैं, आपको पहली रो में दिए गए वैल्यूज़ को आपको देखना पड़ेगा और ये एक्चुअली में जो उसकी रोज़ हैं उसको नाम दिए गए हैं, राइट। तो इसको देखने के लिए हमारे पास कमांड होता है रो नेम्स, ROWNAMES। ये आप गलती मत करिएगा कि यहाँ पे आप खाली नेम लिखिए और रो नेम्स लिख करके हम पैरेंथेसिस में अपना जो भी कोई डेटा सेट है, डेटा फ्रेम है, जैसे यहाँ पेंटर्स है, हम इसको यहाँ पर पेंटर्स लिख देंगे और इसको हम एंटर करेंगे तो देखिए आपको इस तरह का कुछ आउटकम मिल जाएगा। जो भी आपने अभी नाम देखे थे, डा ओडीन एंड डा विंसी, डेल पियाम्बो और करके ये सारे नाम आपको देखिए यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए ये इसी कार का जो मैंने किया है आपको स्क्रीनशॉट दिखाई पड़ रहा है और मैं आपको इसको अब पहले में आर में करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, अब आपने देखा कि आपने अपनी लाइब्रेरी को यूज़ कर लिया है और अब आपको ले देना है रो नेम्स, काहे का पेंटर्स। देखिए आ गया और आप अगर देखेंगे अपने इस डेटा सेट में पेंटर्स में तो देखिए ये जो आपकी पहली रो है ये आपकी यही तो है, डा ओडीन, डा विंजी, डेल पियोम्बो, डेल साटो, और यही तो देखिए उन्होंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। ओके, अब हम चलिए एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं। हम यहाँ पर जो आपने रो नेम्स हैं इसको मैंने कैपिटल पी से ले दिया। अब आप देखोगे कि देखिए जब आपने पेंटर्स का नाम कैपिटल पी से दिया है तो आर ने कह दिया कि इसमें एरर है, इस नाम का कोई यहाँ पे रो नहीं है। तो ये वही वाली बात है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि आर हमारा केस सेंसिटिव होता है। जो बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे मैंने दो चीज़ इस्तेमाल करी हैं। एक हमारा है आर का कमांड और दूसरा हमारा है डेटा का नाम जो एक वेरिएबल का नाम भी है, राइट। तो ये जो पेंटर्स है ना ये आपका वेरिएबल का नाम है। तो जिस तरीके से आर के कमांड हमको वैसे ही लिखने हैं उसी तरीके से हमारा जो वेरिएबल के नाम भी होते हैं ये भी हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। पहले मैंने जो आपको बताया था कि मैंने आपको स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स को लेकर के बताया था। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके वेरिएबल नेम में अगर एक से ज़्यादा अक्षर भी होते हैं तो भी ये केस सेंसिटिव होता है, राइट। आपने जब लिखा था पेंटर्स ये स्मॉल लेटर्स में और जब आपने लिखा पेंटर्स और यहाँ पे आपने पी को अपने कैपिटल कर दिया तो देखिए क्या रहा है एरर, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब जिस तरीके से आपने यहाँ पे रो नेम्स निकालने हैं ऐसे ही आप यहाँ पे कॉलम नेम्स भी निकाल सकते हो।
राइट। कुछ मैंने ऑप्शंस आपको स्क्रीनशॉट में दिए हुए हैं, कुछ आपको स्लाइड में दिए हुए हैं और कुछ मैं आपको डायरेक्ट करके यहाँ पे भी दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए ये आपको क्या हो गया, ये आपको कॉलम्स के नेम मिल गए। क्या क्या है, कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर, एक्सप्रेशन, स्कूल। और ये क्या चीज़ है, आप अगर देखिए इस डेटा सेट को देखिए, आपके यही तो दिए हुए हैं कॉलम्स के नेम। तो देखिए ये जो पहला है ये आपका कॉलम है और जो ये सब नाम दिए हैं ये आपकी पहली रो में, ये आपके रो के नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। और बीच में जो दिया हुआ है ये इनके बारे में डेटा वैल्यूज है। ओके, अब देखिए एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको इन डेटा सेट में से किसी अगर वेरिएबल को बाहर निकालना है तो कैसे निकालना है, इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आसानी से बता देता हूँ। देखिए आपने यहाँ पे लिया हुआ है, नाम आपका है पेंटर्स, जो आपका डेटा सेट का नाम है, और एक वेरिएबल है कंपोजिशन। राइट, अगर आपको इस पेंटर के डेटा सेट से कंपोजिशन की जो वैल्यू है, अर्थात ये जो इस कॉलम में दिया हुआ है 10, 15, 8, 12, ये जो पूरे पूरे कॉलम में वैल्यू दी हैं, इनको अगर आपको बाहर करना है तो आप कैसे बाहर करेंगे? तो इसका हमारे पास देखिए ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। आप इस जो भी डेटा सेट का है नाम लिखेंगे और उसके बाद में आप उसका जो भी वेरिएबल का नाम है आप उसको लिखेंगे और दोनों को आप डॉलर से ज्वाइन कर दोगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया कंपोजिशन, आप जैसा देख लीजिए कि देखिए इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 10, 15, 8, 12, 0। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं अपने डेटा सेट का नाम पेंटर्स और हम इसको डॉलर से ज्वाइन कर देते हैं और हम साथ में अपना जो वेरिएबल है हम उसका नाम लिख देते हैं। आप देखिए आपको यही वैल्यू तो मिल गई, 10, 15, 8, 12, 0। अर्थात मैंने आपको यहाँ पे एक और बात सिखाई है जिसको हम आगे आपको और विस्तार से बताएंगे कि अगर आपको अपने डेटा फ्रेम में से किसी कॉलम को बाहर निकालना या किसी वेरिएबल को के बारे में इंफॉर्मेशन को बाहर निकालनी है तो आप यहाँ पर डेटा सेट का नाम और उस वेरिएबल का नाम लिखिए और साथ में आप उसको दोनों को डॉलर के साइन से ज्वाइन कर दीजिए, जोड़ दीजिए। राइट, अब जो सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ वो हमारा ये है कि हमारे पास देखिए ये वैल्यूज़ आ गई। अब इस वैल्यूज़ को मुझको देख के ये नहीं समझ में आ रहा है, या हमारे पास बहुत बड़ा डेटा वैल्यूज़ है कि इसमें से कौन सा वेरिएबल की वैल्यूज़ हमारी न्यूमेरिक हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 10 है, 8 है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए स्कूल में लिखा हुआ है A, फिर लिखा हुआ है B। तो अगर मुझे अपने इस बिना डेटा सेट को खोले हुए अगर मुझे पता करना है कि उदाहरण के लिए कि ये जो स्कूल हमारा है, स्कूल के अंदर जो मुझको डेटा दिया हुआ है ये हमारा न्यूमेरिक है कि कुछ और है, तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए हमारे पास कमांड था इस डॉट न्यूमेरिक, मतलब ये जो हमारा वेरिएबल है क्या ये न्यूमेरिक है। तो हम अपने इस डॉट न्यूमेरिक वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे और पैरेंथेसिस में हम अपना वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अब वेरिएबल का नाम देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका स्कूल नहीं है। यहाँ पर आपको पहले अपने डेटा सेट का नाम देना है पेंटर्स और फिर लगाना है डॉलर का साइन और फिर लिखना है वेरिएबल का नेम। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे ये बिल्कुल जैसा आपके डेटा सेट में दिया हुआ है ये हूबहू वैसा ही होना चाहिए। कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है स्कूल में जो आपका है अक्षर एस ये कैपिटल है तो आपको यहाँ पे कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पर आप इसको स्मॉल लेटर में कर दोगे तो ये आपको आंसर नहीं देगा। ओके, तो हम इस कमांड का यहाँ पे देखिए इस्तेमाल करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या पेंटर्स के डेटा सेट के अंदर जो स्कूल नाम का वेरिएबल है क्या वो न्यूमेरिक है, और आंसर आता है फॉल्स, मतलब कि ये न्यूमेरिक नहीं है। ये क्या है ये तो बात की बात है, ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये मुझे पता चल गया कि ये न्यूमेरिक नहीं है और ये सही भी है। आप अगर यहाँ पर देखें, आप अगर अपने इस डेटा सेट के अंदर तो इस स्कूल का देखिए क्या है, तो A1 और यहाँ उसके नीचे देखिए B करके है, उसके नीचे C करके है, तो ये
न्यूमरिक तो नहीं है, और यही तो मुझे आर बता रहा है। अब अगर हम यहाँ पे मान लीजिए ड्राइंग की बात करें, तो ड्राइंग का देखिए डेटा क्या है, 8, 16, 13, तो ये हमारा क्या, ये तो हमारा न्यूमरिक है, अभी हम उसको देख के पता चल रहा है, राइट। तो ऐसे ही अगर हम जो हमारा अगला वेरिएबल है से ड्राइंग, तो उसको भी हम क्या करते हैं, हम अपने इसी कमांड को इस्तेमाल करते हुए इस डेटा सेट में से वेरिएबल को बाहर निकालेंगे। तो ये हमने इसको लिख दिया, इस डेटा सेट का नाम पेंटर्स, और फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया डॉलर का साइन और कर दिया ड्राइंग, और इसको मैंने चेक किया इस डॉट न्यूमरिक, तो ये मुझे कह रहा है ट्रू, अर्थात ये हमारा डेटा न्यूमरिक है। अब देखिए ये जो मैंने कमांड बताया है ना, इसका आपको इस्तेमाल क्या है। अब मैं अपने आर कंसोल को पूरा क्लियर कर देता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हमारे पास जो डेटा सेट आया है उसमें कौन सा वेरिएबल कैसा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके डेटा सेट में स्कूल नाम का वेरिएबल है, ये क्या है, ये न्यूमरिक है, फैक्टर है, कैरेक्टर है, क्या है, मुझे नहीं पता। तो आपने देखिए ये कमांड यूज़ कर लिया आपने, इस डॉट न्यूमरिक, और ये आपने सीख लिया है कि इस पेंटर्स डेटा सेट से स्कूल नाम के वेरिएबल को कैसे बाहर निकालेंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है कैसे हमारे घरों में हमारे नाम दिए जाते हैं कि एक हमारा नाम होता है, एक हमारा सरनेम होता है, और यूजुअली जो सरनेम हमारा फैमिली नेम होता है, और बहुत जगह जो हमारे फादर का जो सरनेम होता है फैमिली में, हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि किसी का नाम अगर है से अगर मोहन सक्सेना, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो फैमिली नेम है सक्सेना है और उसका नाम क्या है, मोहन है। हाँ, भारत के कुछ पार्ट्स में हम इसको अलग तरीके से भी करते हैं कि हम पिताजी का नाम है उसको हम पहले लिखते हैं और अपना नाम हम बाद में लिखते हैं, लेकिन हम उस वाले एस्पेक्ट पे नहीं जा रहे हैं। हम आपको सिर्फ बताना चाहते हैं कि किसी का अगर पूरा नाम आपको लिखना है तो आप उसका नाम और फैमिली नेम दोनों आपको बताना चाहिए। तो ये उसी तरीके का कुछ काम कर रहा है, राइट। ऐसी अगर हमको मान लीजिए अपने एक और वेरिएबल के बारे में पता करना है, जैसे मैंने ये वाला लिया हुआ ड्राइंग, तो मैंने इसको ड्राइंग का वेरिएबल कॉपी कर लिया और मैंने देखिए यहाँ पे दिया, तो ये आपको कह रहा है ट्रू। ओके, तो इस तरीके से आपको बिना अपने डेटा सेट को खोले हुए आपको देखिए सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछूं कि आपके डेटा सेट में कॉलम नेम्स क्या हैं, आप क्या करोगे, आपको सिंपली खाली आपको कमांड टाइप करना है कॉल नेम्स और अपने इस वेरिएबल का नाम देना है, डेटा सेट का नाम देना है। ये आपको बता देगा कि इसके अंदर कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर, एक्सप्रेशन और स्कूल नाम के वेरिएबल है। अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे पता करना है कि ये कंपोजिशन जो वेरिएबल है ये हमारा न्यूमरिक है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस डॉट न्यूमरिक का इस्तेमाल करेंगे और हम पेंटर्स डॉलर कंपोजिशन कर देंगे। देखिए आपको पता चल जाएगा ट्रू, अर्थात कि ये हमारा न्यूमरिक है। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से देखिए मैंने आपको ये भी देखिए दिखाया है कि आपको अगर आपको ये पता करना है कि ठीक है न्यूमरिक तो नहीं है लेकिन क्या ये फैक्टर है, फैक्टर का मैंने आपको अभी ब्रीफली बताया कि ये हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल को इंडिकेट करता है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है, क्यों, क्योंकि जब आपका कह रहा है कि इस न्यूमरिक इज़ फॉल्स, मतलब कि न्यूमरिक नहीं है, तो अगला सवाल क्या आता है कि न्यूमरिक नहीं है तो क्या फैक्टर है कि कुछ और है। तो हम यहाँ पे फैक्टर के बारे में चेक करना चाहते हैं, या हम सिंपली ये चेक करना चाहते हैं कि कोई वेरिएबल हमारा फैक्टर के फॉर्म का है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखिए कमांड यूज़ किया इस डॉट फैक्टर और पैरेंथेसिस में मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया। कैसे हमको स्कूल के बारे में पता करना है, तो मैंने कर दिया पेंटर्स डॉलर स्कूल, और इसका देखिए मुझे उत्तर मिल गया ट्रू। और आपने अभी देखिए पहले आपने यहाँ पे क्या लिया था, आपने जब स्कूल लिया था तो आपका आया था फॉल्स, मतलब कि ये न्यूमरिक नहीं है। अब न्यूमरिक नहीं है तो आपने कोशिश किया कि क्या ये फैक्टर है, तो आंसर आ गया हाँ यह फैक्टर वेरिएबल है। और उसी तरीके से आप अगर ध्यान दीजिए पहले वाले केस में आपने ड्राइंग के बारे में क्या कहा था, आपने चेक किया था कि इस डॉट न्यूमरिक और उत्तर आया था ट्रू, मतलब कि ये हमारा न्यूमरिक है। और अब आपने इसको चेक किया कि क्या ये हमारा फैक्टर है, तो ये कह रहा है हाँ। तो देखिए आपका उत्तर आया नहीं, ये फैक्टर नहीं है। और ये तो ऑब्वियस है, आपने देखिए यहाँ पर तो हमारा न्यूमरिक है, तो ये फैक्टर कैसे होगा, राइट। तो इसको देखिए हम आपको आर कंसोल में करके दिखाते हैं।
अब देखिए मैं इन्हीं जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिए हुए थे मैं इनको ही इस्तेमाल करता हूँ। और देखिए हम आपके सामने करते हैं। अगर मुझे कंपोजिशन के बारे में पता करना है तो मैंने कंपोजिशन का जो एग्जैक्ट फॉर्म में मुझे यही टाइप करना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसको यहीं से कॉपी कर लीजिए। तो अब मुझे पता करना है कि ये हमारा क्या है। तो देखिए हम इसमें टाइप करते हैं। ओके, मैं एक बार फिर से कंपोजिशन को कॉपी कर लेता हूँ और मैं पहले वाले कमांड को एडिट कर लेता हूँ, तो मेरा समय बच जाएगा और गलती भी होने के चांसेस कम रहेंगे। आपने कर दिया पेंटर्स और इसके बाद आपने यहाँ पर वेरिएबल नेम कर दिया कंपोजिशन। ये देखिए क्या गया, फॉल्स। ओके, अब उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे आपका जो अगला वेरिएबल है इससे कलर, आप इसको लेने की कोशिश करिए। ये भी देखिए क्या गया, फॉल्स। लेकिन जब आप स्कूल की बात करते हो तो आपका देखिए क्या आता है, SCHOOL, ट्रू, राइट। तो देखिए यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके इस डेटा फ्रेम के अंदर आपने जो भी ऑपरेशंस किए हुए हैं, जो भी वेरिएबल लिए हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके क्या मोड्स हैं, मतलब कि वो हमारा कैरेक्टर है, न्यूमेरिक है कि क्या है। देखिए ये वाला कमांड मैं आपको अभी करके दिखा चुका हूँ कि अगर आपको अपने इस डेटा सेट में अगर आपको वो कॉलम के नाम पता करने हैं, देन आपका कमांड होता है COLNAMES, कॉलम नेम्स, राइट। और आपको देखिए यही वाला आउटकम मिल जाएगा। आपको देखिए वहाँ पे टोटल 5 कॉलम्स के नाम दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसका देखिए एडवांटेज क्या है कि जब आपके पास कोई एक नया डेटा सेट आता है तो आपको उस डेटा सेट को पूरा खोल करके उसकी स्टडी करने की, उसको समझने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको जो उस डेटा सेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रो के नाम से, कॉलम के नाम से, कौन कौन से वेरिएबल हैं और उन वेरिएबल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको बिना डेटा सेट के अंदर जाए आप इन कमांड को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम मान लीजिए आपसे हम एक और कहें कि अगर आपके पास कुछ डेटा सेट आता है, अब आपको ये नहीं पता है कि क्या वो डेटा सेट लिस्ट के फॉर्म का है कि डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है, राइट। क्यों? और ये आपको पता करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपका जो डेटा सेट अगर लिस्ट के फॉर्मेट का है तो आपको लिस्ट के कमांड को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर ये डेटा फ्रेम के फॉर्मेट का है तो आपको डेटा फ्रेम के जो भी कमांड्स हैं आपको उनको यूज़ करना पड़ेगा। और लिस्ट और डेटा फ्रेम दोनों के कमांड हमारे अलग अलग होते हैं। हो सकता है कुछ कमांड कॉमन भी हो, लेकिन जनरली सारे कमांड अलग अलग होते हैं, राइट। तो अगर मुझको ये टेस्ट करना है कि जो डेटा सेट मुझे दिया गया है, क्या वो डेटा फ्रेम जो हमारा आर के अंदर होता है, आर के नियमों को पालन करते हुए क्या वो डेटा फ्रेम तैयार किया गया है, उसके लिए मुझे हमारा नियम होता है, हम ये टेस्ट कर लेंगे is.data.frame, राइट। इस कमांड में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 डॉट्स हैं। पहले आपने देखा है is.factor, is.numeric, लेकिन यहाँ पे is.data.frame है। देखिए आप इस कमांड का इस्तेमाल करिए और आप पैरेंथेसिस में अपने डेटा सेट का नाम लिख दीजिए, ओके। और जब आप करोगे तो ये आ जाएगा ट्रू, और ये सही भी है। जो आपने पेंटर्स का जो डेटा सेट लिया वो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये डेटा फ्रेम है, और इसी बात को तो ये कंफर्म कर रहा है, राइट। अब इसको जरा से हम आर में करके देखने की कोशिश करते हैं। ये आपने कर दिया। यहाँ पर देखिए आपका पेंटर्स का क्या स्ट्रक्चर था, आप शायद भूल ना गए हो। अच्छा चलिए हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं पेंटर। पेंटर देखिए नहीं दे रहा है, मतलब कि हमारा नाम है पेंटर्स। देखिए इस पेंटर्स का स्ट्रक्चर देखिए ये है। अब अगर हम इस आपको स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, क्या इस स्ट्रक्चर को देख करके आपको समझ में आ रहा है कि इन 5 कॉलम्स को आपस में लिस्ट के थ्रू ज्वाइन किया गया है कि मैट्रिक्स के थ्रू ज्वाइन किया गया है, या ये जो मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये मैंने किस कमांड को इस्तेमाल करते हुए लिखी हैं। ये आप अगर कहेंगे तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को मैट्रिक्स कमांड के थ्रू भी हम ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन उस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट होगा। तो अब अगर हमने आपके सामने ये वाला डेटा सेट रख दिया है
इसको तो देख करके नहीं पता चल रहा है कि ये हमारा मैट्रिक्स है कि डेटा फ्रेम क्या है, और इसीलिए यहाँ पे आपको ये इस कमांड का इस्तेमाल पड़ता है। जैसे आपने कहा इस डॉट डेटा डॉट फ्रेम, इसने आपसे कह दिया यस इट इज़ अ डेटा फ्रेम। अब चलिए इसी में अगर हम चलिए यूज़ करते हैं इस डॉट फैक्टर, क्या ये आप, मुझे क्या पता कि ये डेटा सेट का नाम है कि वेरिएबल का नाम है, मैंने कह दिया नो इट इज़ नॉट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्या ये मैट्रिक्स के फॉर्म का है, तो मैंने कह दिया इस डॉट मैट्रिक्स पेंटर्स, ये भी कह रहा है फॉल्स, लेकिन ये हमारा मैट्रिक्स के फॉर्मेट का नहीं है। और इसीलिए आपको देखिए आप जब करोगे इस डॉट डेटा डॉट फ्रेम तो ये आपको दे देगा यस, ना ये फैक्टर है ना ये मैट्रिक्स है। और इसी तरह से आप अगर ये चेक करना चाहो कि इज इट न्यूमेरिक, कोई एक सिंपल डेटा वेक्टर है, आपको क्या उम्मीद है क्या आंसर आएगा? नहीं, ये तो हमारा डेटा सेट है। देखिए फिर से इसने कह दिया फॉल्स। तो ये जो कमांड आपका है ये भिन्न भिन्न तरीके के कमांड हैं, ये आपको उस डेटा फ्रेम के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, तो चलिए अब हम इस लेक्चर की यहाँ पे समाप्ति करते हैं। और एक बार समझिए मैंने इस लेक्चर में किया क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये डेटा फ्रेम क्या होता है ये मैंने बताने की कोशिश करी है, और बताने में मैंने जो आपके पास आपकी पहले की इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसको इस्तेमाल किया है। और उसके पीछे कारण है। कारण पता है क्या है? आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट तो शायद ही होगा जिसको किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के बारे में नहीं मालूम होगा। तो यूजुअली हम जब भी इस कोर्स को टीच करने की, पढ़ाने की बात करते हैं, तो जब भी हम अपने कैंडिडेट्स को कोई नई बात बताते हैं तो वो हमारी बात सुनने के साथ में जो उनकी पहले की नॉलेज है उससे वो कंपेयर करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ क्या ये वैसे ही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये हमारा डेटा फ्रेम एक एक्सेल से बनाई हुई एक्सेल शीट की तरह है, जो आपकी कॉमन भाषा में आप कहते हो एक्सेल शीट की तरह है, जो कायदे से एक स्प्रेडशीट होती है। एक्सेल तो सॉफ्टवेयर का नाम है, और सॉफ्टवेयर तो हमारे बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी स्प्रेडशीट को तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे ही कहते हैं कि ये हमारी स्प्रेडशीट है, आपका दिमाग, आप जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हो आपका दिमाग वहाँ चला जाता है, और जो मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा आप उसको हरदम वहाँ से कंपेयर करने की कोशिश करोगे। इसीलिए मैंने जो डेटा फ्रेम का इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपकी जो पूर्व की नॉलेज है उसको इस्तेमाल करते हुए आपको दिया है। उसके बाद में मैंने आज आपको ये बताया कि डेटा सेट के अंदर हमारे छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, उनको हम कैसे करते हैं, राइट। अगर हमको कोई डेटा सेट अगर दिया है तो उसमें से हम उसका रो नेम, कॉलम नेम, उसके डिफरेंट कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी बाकी हैं। तो अगले टर्न पर हम फिर से इसी डेटा फ्रेम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और हम डेटा फ्रेम को कैसे तैयार करते हैं और उसके अंदर हम भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन को कैसे बाहर निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप जा कर के कोई और डेटा सेट लीजिए और उसमें से इन्हीं ऑपरेशन को करिए और प्रैक्टिस करिए, और मैं आपको अगले लेक्चर में मिलने पक्का आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।